CH18 हेल्थ बार। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव उसे लड़के को देखा है जिसने उसे लड़ने के लिए पूछा था, लेकिन अब ध्रुव को उससे लड़ना ही होगा। ध्रुव विशाल से कहता है, तुम चिंता मत करो, ये कोई लड़ाई नहीं है, हम तो बस ऐसे ही हथियार देखने वाले हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना, विशाल कहता है और खुद भी एक लड़के को लड़ने के लिए पूछ लेता है। वही ध्रुव उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव पूछता है। रितेश ठाकुर, वो लड़का कहता है। फिर ओम राठौड़ सबसे कहता है, अब तुम सब जिस जिसके सामने खड़े हो उनका हरा दो और उसके बदले में तुम्हारे हाथ में जो हथियार मौजूद है वो तुम्हारा हो जाएगा। ध्रुव जब रितेश ठाकुर की तरफ देखा है तो ध्रुव को अपने सिस्टम की नई चुनौती मिल जाती है, जिसको देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस चुनौती में लिखा हुआ था कि रितेश ठाकुर को मुकाबले में हराए चुनौती का इनाम 1 लेवल अप। अगर मैं इसको इस लड़ाई में हरा देता हूं तो मेरी 1 लेवल पूरी हो जाएगी, वो भी इतनी आसानी से। मुझे कैसे भी करके इसको इस लड़ाई में हराना होगा, ध्रुव सोचता है। ध्रुव ये सब सोच ही रहा था, कितने में वो लड़ाई शुरू हो जाती है। रितेश ठाकुर के हाथ में एक लंबी तलवार थी जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी, लेकिन जब ध्रुव अपने सिस्टम की मदद से उसे देखने की कोशिश करता है तब वो थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तलवार बस देखने में ही खतरनाक लग रही थी, लेकिन वो तलवार एक लेवल 3 की ऑर्डिनरी तलवार थी। ध्रुव भी अपनी तलवार उठाता है और रितेश ठाकुर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रितेश को विश्वास था कि ध्रुव उसे नहीं जीत सकता है, क्योंकि ध्रुव की घड़ी पर उसकी ताकत 1 पर थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा। यही सोचकर रितेश ने ध्रुव को चुना था। फिर सभी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ध्रुव कुछ करने के बारे में सोच ही रहा था, इतने में रितेश जल्दी से आगे आता है और ध्रुव पर अपनी तलवार से वार कर देता है। रितेश के हमले की वजह से ध्रुव थोड़ा सा घायल हो गया था और उसका खून भी आना शुरू हो गया था, लेकिन फिर ध्रुव को ऐसा कुछ सुनाई देता है जिसकी वजह से ध्रुव थोड़ा और ज्यादा हैरान हो जाता है। ध्रुव को अपने सिस्टम की आवाज सुनाई दी थी। सिस्टम ने कहा था कि आपका खून निकला है, आपकी हेल्थ कम हो गई है 28/30। ध्रुव ये देखकर हैरान हो ही रहा था। इतने में रितेश एक बार फिर ध्रुव पर हमला करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन इस बार ध्रुव तैयार था और वो मौका देखते ही अपनी तलवार से उसके हमले को रोक देता है, लेकिन ध्रुव को तलवार चलानी नहीं आती थी, जिसकी वजह से ध्रुव को रितेश की तलवार छूते हुए निकल जाती है। फिर ध्रुव के हेल्थ के 2 पॉइंट कम हो जाते हैं। इसके हर हमले के साथ मेरी हेल्थ कम होती जा रही है, अगर मेरी हेल्थ 0 हो गई तब क्या होगा मेरे साथ, ध्रुव सोचता है। फिर रितेश आगे आकर ध्रुव पर वार करने लगता है। ध्रुव बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे और भी ज्यादा सीखने की जरूरत थी। ओम राठौड़ सभी की लड़ाई देख रहा था। वो ये देख रहा था कि उन सब में कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, ताकि आगे आने वाले टूर्नामेंट में उसको भेजा जा सके। लेकिन ओम राठौड़ की नज़र बार बार ध्रुव के ऊपर आकर ही रुकती। ऐसा भी क्या है इस लड़के में जो मैं बार बार इसको देख रहा हूँ, ये तो 1 नंबर पर ही है, इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा कम है, ऐसे में इसको मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ओम राठौड़ ध्रुव को देखा हुआ कहता है। धीरे धीरे सभी के मैच खत्म होते जा रहे थे। विशाल जिसके साथ लड़ रहा था उसको विशाल ने बहुत ही जल्दी हार दिया था, और ध्रुव जिससे लड़ रहा था उसको हराने में उसको और भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। विशाल ध्रुव को लड़ता हुआ देख रहा था। 10 मिनट के बाद लगभग सभी लोगों के मुकाबले खत्म हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव और रितेश का मुकाबला अभी तक चल रहा था। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि ध्रुव जो नंबर 1 पर ही है, वो रितेश के सामने इतनी देर तक टिक कैसे गया। इस समय ध्रुव बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी हेल्थ 18 पर पहुंच गई थी। मुझे जल्दी ही इसको हराना होगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है, ध्रुव सोचता है और रितेश की तलवार पर अपनी तलवार से वार कर देता है। ध्रुव की तलवार रितेश की तलवार से काफी ज्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से रितेश की तलवार टूट जाती है। तलवार के टूटते ही रितेश हैरान हो जाता है। ध्रुव इसी चीज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रितेश का ध्यान दूसरी तरफ होता है, ध्रुव उस पर अपनी तलवार से वार कर देता है। ध्रुव की तलवार काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी जो दूर से ही किसी पर वार कर सके। ध्रुव को हमला करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, और पास जाने के बाद जब ध्रुव उस पर अपनी तलवार से वार करता है तब रितेश पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन आज शायद रितेश की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ध्रुव की तलवार की वजह से वो घायल हो गया था और घायल होते ही वो नीचे गिर जाता है।
ध्रुव उस पर और हमला करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही ओम राठौड़ उन दोनों के बीच में आकर उस लड़ाई को वहीं पर रोक देते हैं। लड़ाई के रुकते ही ध्रुव पीछे हट जाता है और वार नहीं करता। फिर ओम राठौड़ सबको बताते हैं कि इस लड़ाई को ध्रुव ने जीत लिया है। ध्रुव काफी ज्यादा खुश था क्योंकि ये उसकी पहली लड़ाई थी जिसमें वो जीत गया था। ध्रुव के जीते ही उसको अपने सिस्टम की तरफ से इनाम भी मिल जाता है। ध्रुव का इनाम ये था कि अब वो लेवल 6 पर पहुंच गया था, लेकिन ध्रुव को जल्दी से जल्दी लेवल 10 पर पहुंचकर देखना था कि वहां पर उसे क्या कुछ मिल सकता है। CH19 ब्लैक फॉरेस्ट कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव उस लड़ाई को जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश था, लेकिन फिर ध्रुव का सिस्टम उसे एक और चुनौती देता है, जिसको देखते ही ध्रुव हैरान हो जाता है। नई चुनौती रितेश ठाकुर को और घायल करें। चुनौती का इनाम चुनौती के पूरा होने पर दिया जाएगा। ध्रुव ऐसी चुनौती देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन अब वो लड़ाई खत्म हो गई थी और ध्रुव सबके सामने रितेश पर और हमले नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसे अपनी इस चुनौती को छोड़ना पड़ता है। ध्रुव विशाल के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके सिस्टम ने उसे ऐसी चुनौती क्यों दी होगी। अगर उसका सिस्टम चाहता तो उसे छोड़ भी सकता था, लेकिन उसने उसे और ज्यादा घायल करने के लिए कहा। मुझे पता लगाना होगा कि इस सिस्टम का राज किया है, मुझे प्रोफेसर को ढूंढना होगा, ध्रुव सोचता है। फिर कुछ देर बाद वो क्लास खत्म हो जाती है और सभी दूसरी कक्षाओं के लिए चले जाते हैं। सचिन पहले ही दूसरी क्लास में गया हुआ था, वो इस क्लास में नहीं आया था। चलो सचिन के पास चलते हैं, उसको भी देखते हैं कि उसने अब तक क्या सीखा है, विशाल कहता है और दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। जब ध्रुव विशाल के साथ जा रहा था तो उसे रास्ते में निशा मिलती है, जिसको देखने के बाद ध्रुव वहीं पर रुक जाता है। विशाल जानता था कि ध्रुव और निशा दोस्त हैं, इसलिए वो ध्रुव से कहता है तुम दोनों बात करो, मैं तब तक सचिन को लेकर आता हूं। ये बोलकर विशाल वहां से चला जाता है। कैसी हो, ध्रुव निशा से पूछता है। निशा ध्रुव को अजीब सी निगाहों से देखती है और कहती है मैं तो ठीक हूं, तुमको ये मिलिट्री स्कूल कैसा लग रहा है? काफी अच्छा है, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? ध्रुव निशा से कहता है। हाँ क्यों नहीं, यहीं पर एक कॉफी शॉप भी है, हम वहां पर बैठकर बात कर सकते हैं, निशा कहती है और ध्रुव को वहां पर ले जाती है। वहां पर जाने के बाद निशा ध्रुव से पूछता है कि उसे क्या बात करनी थी। क्या तुमने कभी किसी प्रोफेसर का नाम सुना है या उसे जानती हो? ध्रुव पूछता है। ध्रुव के मुंह से प्रोफेसर का नाम सुनकर निशा और ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि निशा जानती थी कि ध्रुव को यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में वो प्रोफेसर के बारे में पूछ रहा है। हाँ मैंने उनका नाम सुना है, लेकिन मैं उनको जानती नहीं हूँ। प्रोफेसर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन एक समय के बाद वो अचानक से गायब हो गए और तब से कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ पर है, निशा कहती है। तो वो आखिरी बार कहाँ पर देखे गए थे? ध्रुव पूछता है। उनकी लैब में ही, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं जा सकता है। उस लैब को मिलिट्री ने अपने अंदर ले लिया है और बिना उनकी मर्जी के उसके अंदर कोई नहीं जा सकता है, निशा कहती है। ध्रुव लंबी सांस लेता है और कोई तरीका सोचने लगा है जिससे वो प्रोफेसर से मिल सके। लेकिन हाँ एक रास्ता है, अगर तुम प्रोफेसर से मिलना चाहते हो तो मुझे पक्का तो नहीं पता है कि वो सच है या नहीं, लेकिन प्रोफेसर को काले जंगल में देखा गया है और ये कितना सच है और कितना झूठ ये कोई नहीं जानता है, निशा कहती है। अब ये काले जंगल क्या है? ध्रुव पूछता है। ध्रुव को इस ग्रह के बारे में कुछ नहीं पता था। काले जंगल एक बहुत बड़ा जंगल है और उसके अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, सूरज की धूप उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाती है और ऐसे में उसके अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और इतना ही नहीं, उस जंगल के अंदर बहुत सारे बीस्ट भी मौजूद होते हैं, वो भी काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर, निशा बताती है। अगर मैं उस काले जंगल में जाऊं तो? ध्रुव निशा से पूछता है। तुम पागल हो गए हो क्या? वहां पर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। तुम तो एक ऑर्डिनरी बीस्ट को भी नहीं मार सकते हो, ऐसे में तुम वहां पर कैसे जाओगे? और चले भी गए तो इतने बड़े जंगल में प्रोफेसर को ढूंढना असंभव है और किसी को ये भी नहीं पता कि वो सच में वहां पर है या नहीं, निशा कहती है। कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक बार वहां पर जाकर देखना होगा, मुझे प्रोफेसर से कुछ पूछना है, ध्रुव कहता है। क्या पूछना है? तुम मुझे बताओ, अगर मुझे पता हुआ तो मैं तुमको उस बारे में बता दूंगी, निशा मुस्कुराते हुए कहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ध्रुव भी मुस्कुराता है और कहता है। ध्रुव किसी को भी अपने सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि ऐसा सिस्टम केवल उसी के पास था। इतने में वहां पर उनकी ऑर्डर की हुई कॉफी आ जाती है और दोनों उस कॉफी को पीने लगते हैं। ध्रुव बीच बीच में निशा के बारे में और बातें जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ से है,
उसके परिवार में कौन कौन है और वो यहाँ पर कब से है। जब निशा ध्रुव को पहली बार मिली थी तब निशा ध्रुव से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब उस बात को काफी समय हो गया है और निशा ही ध्रुव को यहाँ पर लेकर आई थी, इसलिए अगर वो उससे बात नहीं करेगी तो और कोई क्यों करेगा, ये बात वो जानती थी। ध्रुव के सारे सवाल पूरे होने के बाद निशा कहती है, अगर तुम्हारे सवाल जवाब पूरे हो गए हैं तो क्या तुमसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो ना, ध्रुव अपनी कॉफी पीते हुए कहता है। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? निशा कहती है। निशा के मुंह से ये सुनते ही ध्रुव को हल्की सी खांसी आ जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से थोड़ी सी कॉफी नीचे गिर जाती है। ध्रुव जल्दी से एक टिश्यू उठाता है और अपने मुंह को साफ करता है। क्या कहा तुमने? ध्रुव निशा की तरफ देखते हुए कहता है। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? निशा फिर से कहती है। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ध्रुव कहता है। क्या कुछ समय के लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? निशा ध्रुव से कहती है। ध्रुव ये सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो निशा से क्या कहे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे ऐसा कुछ नहीं पूछा था। CH20 पार्टी नाइट कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव निशा की बात सुनकर हैरान था और फिर ध्रुव उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरूर बनूंगा, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अचानक से मुझे ये क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना, मेरे कुछ दोस्तों ने पार्टी रखी है, वहां पर मेरी सारी सहेलियां आएगी और उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड भी आएंगे, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर मैं किसी को भी अपने साथ नहीं लेकर गई तब थोड़ा ज्यादा अजीब हो जाएगा, निशा मुस्कुराते हुए कहती है। ध्रुव तिरछी निगाहों से निशा की तरह देखा है। लेकिन अगर तुम बिना किसी बॉयफ्रेंड के जाती हो तो क्या हो जाएगा? ध्रुव पूछता है। आप पिछली बार जब गई थी तब वहां पर सभी के बॉयफ्रेंड आए थे और उन सब में मैं ही अकेली थी जो एक जगह पर अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि उसे पार्टी में जो भी गेम खेले जा रही थी वो सारे कपल गेम थे, इसलिए उसे अकेले नहीं खेला जा सकता था और मेरे साथ कोई भी नहीं गया था, इसकी वजह से वो पार्टी मेरे लिए बोरिंग हो गई थी, निशा ध्रुव से कहती है। ध्रुव को भी निशा की बात समझ में आ गई थी, इसलिए ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और निशा से कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, तुम जब भी वहां पर जाओगे तो मुझे बता देना, मैं वहां पर आ जाऊंगा। हमें आज रात को ही जाना है, निशा मुस्कुराते हुए कहती है। लेकिन ध्रुव हैरान हो गया था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि निशा उसे इतनी जल्दी लेकर जाएगी, लेकिन अब ध्रुव ने उससे कह दिया है कि वो उसके साथ जाएगा, इसलिए वो मना नहीं कर सकता है। ठीक है, आज रात को मिलते हैं, ध्रुव कहता है और अपनी कॉफी को पूरा पी लेता है। फिर निशा बिल देती है और वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। निशा ध्रुव को बाद में मिलने का बोलकर वहां से चली जाती है। ध्रुव भी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। ध्रुव जब अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि विशाल और सचिन वहां पर पहले ही आ गए हैं। तो कैसी रही तुम्हारी बातचीत? विशाल मुस्कुराते हुए पूछता है। अच्छी थी, उसने शाम को मुझे एक पार्टी में जाने के लिए बुलाया है, ध्रुव अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम जरूर जाना, लेकिन उससे पहले अच्छे से तैयार हो जाओ, विशाल कहता है। फिर ध्रुव सचिन से पूछता है कि उसकी क्लास कैसी थी, क्योंकि सचिन उनकी क्लास में नहीं था, इसलिए ध्रुव को नहीं पता था कि उसकी क्लास में क्या हुआ होगा। ठीक ही मैंने जितना सोचा था उतना सब तो यही था वहां पर, इसलिए मैं कल किसी और क्लास में जाकर देखूंगा, क्या पता मुझे और कोई क्लास पसंद आ जाए, सचिन कहता है। अभी क्लास शुरू की हुई थी, इसलिए हर कोई अपनी पसंद की क्लास ढूंढ सकता था और अगर उसे अपनी क्लास पसंद नहीं आती है तो वो बदल भी सकता था, लेकिन ये केवल कुछ समय तक किया जा सकता था। एक बार क्लास में नाम चलने के बाद उसे नहीं बदला जा सकता था। फिर ध्रुव रात होने का इंतजार करने लगता है और साथ ही साथ तैयार होने लगता है। ध्रुव पहली बार किसी पार्टी में जा रहा था जब उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होगी। ध्रुव को नहीं पता कि वहां पर उसे क्या करना होगा। कुछ घंटे के बाद निशा ध्रुव के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ध्रुव की अच्छे से तैयार हो गया था, लेकिन जब वो निशा को देखा है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। निशा ने एक सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। आज तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। निशा ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और उसे अपने साथ लेकर पार्टी में जाने लगती है। जब ध्रुव उसके साथ उस जगह पर जाता है जहां पर वो पार्टी होने वाली थी, तब उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े होटल के अंदर पार्टी होने वाली थी। जब ध्रुव अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस पार्टी में बहुत ज्यादा लोग आए हैं और सभी दो दो के ग्रुप में ही खड़े हुए हैं। एक लड़का और एक लड़की साथ में खड़े हुए हैं।
अब ध्रुव को समझ में आ रहा था कि क्यों निशा ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा था। ध्रुव उस पार्टी को देख रहा था। ध्रुव ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर ऐसा क्या है जो वो कर सकता है, क्योंकि ध्रुव पहली बार ऐसी जगह पर आया था, इसलिए उसे हर किसी को देखकर सीखना होगा। फिर निशा ध्रुव के हाथ में अपना हाथ डालती है और उसे अपने पास कर लेती है। फिर निशा उसको आगे की तरफ लेकर जाने लगती है। ध्रुव को थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि निशा ने उसे बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ रखा था, लेकिन ध्रुव को निशा का ऐसा करना अच्छा भी लग रहा था। वैसे हमें यहाँ पर करना क्या है? ध्रुव निशा से पूछता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बोलता जा रही हूँ वैसा ही कर लेना और किसी से भी ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, किसी को भी अपनी घड़ी मत दिखाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी घड़ी पर तुम्हारी ताकत 1 नंबर पर है। अगर किसी को पता चल गया तो वो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और साथ में मेरा भी, निशा ध्रुव से कहती है। फिर ध्रुव अपनी घड़ी को अपने शर्ट के अंदर छुपा लेता है और निशा के साथ अंदर जाने का है। अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा अच्छा था। वहां पर एक अलग ही खुशबू फैली हुई थी जो ध्रुव को बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। फिर ध्रुव की नज़र एक तरफ जाती है जहां पर ड्रिंक दी जा रही थी। ध्रुव ने कभी भी ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन निशा ध्रुव को उसी तरफ लेकर जा रही थी। निशा वहां पर जाती है और 2 ड्रिंक ले लेती है, जिसमें से एक वो ध्रुव के हाथ में दे देती है। ध्रुव उस ड्रिंक को पकड़ लेता है, लेकिन पिता नहीं, क्योंकि ध्रुव को नहीं पता था कि इसको पीने के बाद उसके साथ क्या हो सकता है। लेकिन निशा उसे तुरंत ही पी जाती है और वो ध्रुव को भी पीने के लिए कहती है। CH21 मेन टेरा बॉयफ्रेंड कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। तुम पी क्यों नहीं रहे? निशा पूछता है। मैंने आज से पहले कभी ड्रिंक नहीं की है, ध्रुव कहता है और उस ड्रिंक की तरफ देखने लगता है। बस इतनी सी बात, अब तुम बड़े हो रहे हो तो इतना तो पी ही सकते हो, निशा कहती है और मुस्कुराने लगती है। ध्रुव भी एक पल सोचता है और अपने हाथ में मौजूद ड्रिंक को पूरा पी जाता है। ध्रुव को उस ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है। निशा ध्रुव को और ड्रिंक देती है, लेकिन ध्रुव मना कर देता है। कुछ देर बाद वहां पर 2 लड़कियां 2 लड़कों के साथ आती है, जिनको देखकर निशा अपनी आंखें दूसरी तरफ का लेती है। निशा को देखने से लग रहा था कि उनके बीच में ठीक से बातचीत नहीं होती है। वो सब उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और निशा से एक लड़की कहती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये किस परिवार से है और इसकी ताकत कितनी है? दूसरी लड़की पूछती है। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये एक काफी अच्छे परिवार से आता है और इसकी ताकत भी काफी ज्यादा है, निशा कहती है और ध्रुव के साथ वहां से जाने लगती है। 1 मिनट रुको, वो लड़की निशा के सामने आते हुए कहती है। अब तुम्हें क्या बात करनी है? निशा पूछता है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये अच्छे परिवार से आता है तो जरा बताओ इसका अच्छा परिवार कौन सा है? वो लड़की कहती है। ये गुप्ता परिवार से आता है, निशा कहती है और आगे कुछ नहीं बोलती। क्या तुम में से किसी ने गुप्ता परिवार के बारे में सुना है? क्योंकि मैं तो आज से पहले गुप्ता परिवार के बारे में नहीं सुना है, वो लड़की हंसते हुए कहती है। शायद कोई नया परिवार होगा जो अभी अभी सबके सामने आने लगा है, इसलिए हमें नहीं पता है, उस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है। ध्रुव को उनकी बात सुनकर समझ में आ गया था कि क्यों निशा से बात नहीं करना चाहती है और फिर ध्रुव उनसे कहता है, तुमको तो मैं भी नहीं जानता, तुम सब किस परिवार से हो? मैं खुराना फैमिली से हूँ और ये मेहरा फैमिली से है, वो लड़की अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती है, जैसे उनका परिवार बहुत बड़ा हो। लेकिन मैं भी आज से पहले इनका नाम कभी नहीं सुना है, ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। और ये सच भी था, क्योंकि ध्रुव को यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, ऐसे में उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने हाथ से पहले खुराना फैमिली और मेहरा फैमिली के बारे में नहीं सुना? ये फैमिली टाइटन की सबसे अमीर फैमिली में से एक है, वो लड़की कहती है। मुझे नहीं लगता कि ये सच भी है, अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता, तुम ऐसे ही बोल रही हो, ध्रुव कहता है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही बेवकूफ नहीं है? इसको तो इतने बड़े परिवार के बारे में भी नहीं पता है, ऐसे में तुम इसको कहाँ से लेकर आई हो और इसे अपना बॉयफ्रेंड भी क्यों ही बनाया है? इससे अच्छा तो तुम किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनती, वो लड़की कहती है। और हेलो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, तुम बस इतनी बात ध्यान में रखो कि मैं निशा का बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड। अगर तुमने मेरे सामने इसको कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा, ध्रुव कहता है। अच्छा, तो क्या कर लोगे तुम अगर मैं इसको कुछ कहती हूँ? तो वो लड़की कहती है। ध्रुव कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही निशा उसे बीच में रोक देती है और खुद उस लड़की से कहती है, आज होने वाले कपल्स गेम में देख लेना कि क्या होता है।
निशा इतना ही कहती है और ध्रुव के साथ वहां से चली जाती है। वो लड़की भी ध्रुव और निशा को जाता हुआ देखते हैं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। उसके साथ वो दूसरी लड़की और वो दूसरा लड़का भी चला जाता है। कुछ दूर आने के बाद ध्रुव निशा से पूछता है कि उसने उसे रोक क्यों दिया। वो उनको अच्छे से जवाब दे सकता था। वो मेरी बचपन की दोस्त है शायद थी, लेकिन अब वो मेरी दोस्त नहीं है। लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा जलती थी, जिसकी वजह से उसे मुझे सबसे अच्छी चीज चाहिए होती थी। मुझे कुछ भी मिले उसे उससे अच्छा ही चाहिए होता था और तब से वो इसी काम में लगी हुई है कि मुझे नीचे दिखा सके। निशा कहती है अगर ऐसी बात है तो उसे आज पता चल जाएगा कि उसने अपना बॉयफ्रेंड भी तुमसे हल्का ही चुना है, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। इससे पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है? निशा पूछती है। एक भी नहीं, तुम पहले हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने फिल्मों में देखा है कि बॉयफ्रेंड क्या क्या कर सकता है। ध्रुव कहता है तुम ये मत बोलना कि तुम बस कुछ समय के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन हो और उसके बाद हम बस दोस्त ही होंगे। निशा कहती है हाँ, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बस इस पार्टी के लिए ही अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लाई हो, उसके अलावा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आज का कंपटीशन तो तुम ही जीतोगे। ध्रुव कहता है। जब ध्रुव और निशा आपस में बातें कर रहे थे तो वहीं पर उनकी कोई बातें सुन रहा था। ये और कोई नहीं, वही लड़की थी जो निशा की पुरानी दोस्त थी और जिसका नाम किरण मेहरा था। अच्छा, तो तुमसे बस कुछ समय के लिए ही अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लाई हो, तो देखो अब मैं क्या करती हूँ, सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। आज वो गेम होंगे जो मैं चाहूंगी, जिनको तुम सपने में ही नहीं कर पाओगी। इस लड़के के साथ किरण मुस्कुराते हुए कहती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद वो एक आदमी को एक नोटों से भरी हुई घड़ी देती है और उसे कहती है जो मैंने कहा है वो हो जाना चाहिए। किरण की बात पर वो हाँ में जवाब देता है और वहां से चला जाता है। अब आएगा मजा सबके सामने, किरण कहती है और मुस्कुराने लगती है। CH22 कपल गेम कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव और निशा आपस में बातें कर रहे थे, इतने में एक आदमी हाथ में माइक लिए हुए सबके सामने जाता है और सबसे कहने लगता है जिस पर का आपके इंतजार था वो पल आ गया है। आज की शाम के बेहतरीन गेम शुरू होने वाले हैं। जो भी लव कपल ये गेम जीतेगा उसे एक बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। वो आदमी कहता है और सभी तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। आज का पहला गेम होगा पेपर डांस, जिसमें आपको अपने पार्टनर के साथ एक पेपर पर डांस करना होगा और समय समय पर पेपर छोटा होता जाएगा। जो आखिर तक डांस करने में कामयाब हो जाएगा वो इस जीत जाएगा, वो आदमी कहता है। फिर कुछ लोग वहां पर पेपर ले आते हैं और उनको नीचे रख देते हैं। उसके बाद वो आदमी सभी को उनके ऊपर खड़े होने के लिए कहता है। शुरू में तो वो पेपर काफी बड़ा था, जिसकी वजह से सभी आसानी से उसके ऊपर खड़े हो पा रहे थे, लेकिन समय समय के साथ वो पेपर छोटा होने वाला था। निशा और ध्रुव को भी एक पेपर दिया गया था जिसके ऊपर वो खड़े हुए थे और जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है सभी उस पेपर के ऊपर ही डांस करना शुरू कर देते हैं। ध्रुव और निशा भी डांस कर रहे थे। पहले सॉन्ग में तो उनके बीच में काफी गैप था, लेकिन फिर जब दूसरा सॉन्ग शुरू होता है तब उस पेपर को आधा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ध्रुव और निशा और पास पास आ गए थे, लेकिन अभी भी वो डांस कर पा रहे थे। किरण मेहरा भी ध्रुव और निशा के पास ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही थी और बीच बीच में वो उन दोनों को देख रही थी। जब अगला गाना आता है तब पेपर और भी ज्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ध्रुव को निशा की कमर पकड़ नहीं पड़ती है ताकि वो गिर ना जाए। पहले ध्रुव इन सब चीजों में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब से वो यहाँ पर आया है उसने ऐसी ऐसी चीज देख ली है, इसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं, ध्रुव निशा से कहता है। नहीं, मुझे ये जितना है, निशा कहती है और ध्रुव को कसकर पकड़ लेती है। लेकिन जब अगला गाना शुरू होता है तब पेपर और भी ज्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ध्रुव को निशा को और भी अच्छे से पकड़ना पड़ रहा था और साथ ही साथ डांस भी करना पड़ रहा था। लेकिन ध्रुव ऐसा कर पा रहा था। ध्रुव ने लेवल को पूरा करने पर जो सुपर पॉइंट प्राप्त किया था उसे उसने अपनी ताकत में डाल दिया था, जिसकी वजह से ध्रुव अपने आप को और भी मजबूत महसूस कर रहा था। जब वो गेम शुरू हुआ था तब उस गेम के अंदर 20 लोग डांस कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर केवल 4 ही बचे थे और बाकी सारे नीचे गिर गए थे। लेकिन उन 4 में किरण मेहरा और उसका बॉयफ्रेंड भी था और उसकी दोस्त जो उसके साथ घूम रही थी वो और उसका बॉयफ्रेंड भी था और एक जोड़ी और थी और उनके अलावा ध्रुव और निशा थे।
ध्रुव को तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की के इतना करीब आया था। ध्रुव तो गाने के खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब पेपर और छोटा हो जाए और निशा उसके और पास आ सके। लेकिन फिर वो सॉन्ग भी खत्म हो जाता है और उसके बाद पेपर को और छोटा कर दिया जाता है। अब उस पेपर पर केवल एक ही खड़ा हो सकता था, इसलिए निशा ध्रुव के पैरों पर खड़ी हो जाती है और ध्रुव भी निशा को कस कर पकड़ लेता है। उनके बीच में से हवा जाने तक की जगह नहीं बची थी। लेकिन किरण की दोस्त वो ज्यादा देर नहीं टिक पाती है और नीचे गिर जाती है। उसके गिरने के बाद अब वहां पर केवल 3 जोड़ी ही बची थी, लेकिन उन तीनों में से वो एक जोड़ी और अपना ध्यान दूसरी तरफ कर देती है, जिसकी वजह से वो भी नीचे गिर जाते हैं और उनके गिरने के बाद म्यूजिक बंद हो जाता है। अब केवल 2 जोड़ी बची है और इनमें से पता चलेगा कि कौन होगी आज की सबसे लकी जोड़ी, वो आदमी कहता है और पेपर को और छोटा कर देता है। पेपर के छोटा होने के बाद एक बार फिर उनको उनके ऊपर खड़े होने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस बार उस पर कोई एक भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से ध्रुव निशा को अपने हाथों में उठा लेता है। ध्रुव को ऐसा करते हुए देखा किरण का बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही करता है और निशा को उठा लेता है। किरण के बॉयफ्रेंड की घड़ी में उसकी ताकत 40 दिख रही थी, लेकिन ध्रुव ने अपनी घड़ी छुपा कर रखी हुई थी। फिर म्यूजिक शुरू हो जाता है और ध्रुव धीरे धीरे डांस करना शुरू कर देता है। ध्रुव को निशा की सांस महसूस हो रही थी और ध्रुव को बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। वो तो मन ही मन इस गेम को बनाने वाले का धन्यवाद कर रहा था, लेकिन अब ध्रुव ठीक से डांस नहीं कर पा रहा था और ना ही किरण का बॉयफ्रेंड भी, क्योंकि किरण निशा से ज्यादा भारी थी, जिसकी वजह से उसको उठाने में उसके बॉयफ्रेंड को थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वो कुछ देर तो उसे उठाता है, लेकिन फिर वो उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। लेकिन ध्रुव अभी भी निशा के साथ डांस कर रहा था और फिर म्यूजिक बंद हो जाता है। इसके बाद वो आदमी आ गया कर कहता है कि निशा और ध्रुव ने ये मुकाबला जीत लिया है। किरण एक बार गुस्से से निशा की तरफ देखती है और फिर एक खौफनाक स्माइल देने लगती है। अब असली खेल शुरू होगा, किरण मन ही मन में कहती है। आज इस कपल गेम को आप दोनों ने जीता है और इसके इनाम को लेने से पहले आपको इस गेम को पूरा करना होगा, जिसके लिए आपको अपनी गर्लफ्रेंड के होठों पर किस करना होगा, तभी आप जीतेंगे, वो आदमी कहता है और उसके बाद सभी तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन किस का नाम सुनने के बाद निशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो ध्रुव को देखने लगी थी। ध्रुव भी निशा की तरफ ही देख रहा था। ध्रुव ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। CH23 फर्स्ट टाइम कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव निशा का हाथ पकड़ के उसे दूसरी तरफ ले आता है। ये सब क्या है? तुमने तो कहा था बस एक गेम होगा, तो इसमें ये किस कहाँ से आ गया? ध्रुव निशा से कहता है। मुझे नहीं पता, ये सब पहले नहीं होता था, निशा कहती है। तो तुम ही बताओ कि अब क्या करना है? तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूं, ध्रुव अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है। हमें किस करना होगा क्योंकि मैंने सभी को ये बताया है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और ऐसे में अगर मैंने किस नहीं किया तो ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और फिर सभी को ये भी पता चल जाएगा कि ये सब एक नाटक था, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और साथ में मेरे परिवार की भी, निशा कहती है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कभी भी किस नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि वो कैसे करते हैं, ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। ध्रुव बहुत ज्यादा खुश भी था और बहुत ज्यादा बेचैन भी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है और क्या करेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, सीख जाओगे, क्योंकि इससे पहले मैंने भी नहीं किया है, लेकिन तुमने फिल्मों में तो देखा ही होगा, वैसे ही कर लेना, निशा कहती है और उस तरफ देखने लगती है जहां पर किरण खड़ी हुई थी। ध्रुव हाँ मैं जवाब देता है और निशा के साथ वापस वहीं पर चला जाता है। किरण एक तरफ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा होता हुआ उसे नजर आ रहा था। लेकिन किरण की खुशी कुछ ही देर की थी। जैसे ही निशा और ध्रुव वापस सबके सामने जाते हैं, तब किरण हैरान हो जाती है। सबके सामने आने के बाद निशा ध्रुव के पास आ जाती है और ध्रुव भी निशा के पास आ जाता है। ध्रुव निशा की कमर में हाथ रखता है और उसे अपने पास कर लेता है। इस समय ध्रुव का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल बाहर आ जाएगा अगर उसने और ज्यादा किया तो। ऐसी ही हालत निशा की भी थी, वो भी पहली बार ये सब कर रही थी। वैसे तो निशा ये सब नहीं करती, लेकिन शायद निशा को ध्रुव पसंद था, जिसकी वजह से वो ध्रुव के साथ ये करने को तैयार हो गई थी। फिर ध्रुव और निशा के चेहरे आसपास आने लगते हैं। ध्रुव को निशा की सांस महसूस हो रही थी, जो उससे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी।
सभी लोग उन्हें की तरफ देख रहे थे और आज ध्रुव का पहला किस होने वाला था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक अजीब सी खुशी उठ रही थी। फिर ध्रुव निशा के होठों को अपने होठों से छू लेता है और निशा को किस करना शुरू कर देता है। निशा भी अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और वो भी ध्रुव को किस करती जा रही थी। सभी लोग उन्हें की तरफ देख रहे थे और सभी के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन किरण मेहरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और फिर वो गुस्से से वहां से चली जाती है क्योंकि वो ये सब और नहीं देख सकती थी। ध्रुव और निशा 1 मिनट तक किस करते हैं और उसके बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ध्रुव को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और निशा के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी। किस करने की वजह से निशा की गाल शर्म से लाल हो गई थी। ध्रुव को पता चल जाता है कि निशा क्या महसूस कर रही है, जिसकी वजह से वो अब वहां से उसके साथ जाने का फैसला करता है। आपकी सारी चीज पूरी हो गई हो तो क्या अब हम यहां से जा सकते हैं? मुझे कुछ और काम है, ध्रुव उस आदमी से कहता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपने इस गेम को जीत लिया है और आज आप इस पार्टी के असली लव कपल बन गए हो और ये है आपका इनाम, वो आदमी कहता है और ध्रुव के हाथ में एक बॉक्स दे देता है जो किसी नेकलेस का बॉक्स था। ध्रुव उस बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर देखा है, उस बॉक्स के अंदर एक नीले रंग का बहुत ही सुंदर नेकलेस रखा हुआ था। आप इस नेकलेस को अपनी गर्लफ्रेंड निशा को पहनना चाहोगे यहाँ सबके सामने, ताकि इस नेकलेस की खूबसूरती सभी लोग देख सके, वो आदमी कहता है। ध्रुव कुछ नहीं बोलता है और उस बॉक्स के अंदर से वो नेकलेस निकाल लेता है। उसके बाद ध्रुव निशा के पास जाता है। निशा भी कुछ नहीं कहती है और उसकी तरफ घूम जाती है ताकि वो नेकलेस को डाल सके। ध्रुव निशा के बालों को हटाता है और उसके गले में वो नेकलेस डाल देता है। इसके बाद वो नेकलेस निशा पर और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। वहां पर जितनी भी लड़कियां थी वो सब निशा से जल रही थी क्योंकि वो नेकलेस बहुत ही ज्यादा कीमती और सुंदर था जो अब निशा का हो गया था। फिर निशा और ध्रुव कुछ देर उस पार्टी में रुकते हैं और उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ध्रुव के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। ध्रुव खुशी से चिल्लाता है और निशा से कहता है, आज मैंने जो किया उस पर मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। कहाँ एक समय पर मैं बहुत ज्यादा डरपोक था, वही आज इतना लोगों के सामने बिना डरे बात कर रहा था और आज मैंने अपनी लाइफ का पहले किस भी किया, वो भी यहाँ की सबसे सुंदर लड़की को। निशा बस ध्रुव की बात सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो ध्रुव की खुशी समझ सकती थी क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी उतनी ही खुश थी क्योंकि ये भी उसकी लाइफ का पहला किस था, लेकिन वो ये बात ध्रुव के सामने ठीक से नहीं बता पा रही थी। ऐसी पार्टी हर रोज होती है क्या? ध्रुव निशा से पूछता है। नहीं, ऐसी पार्टी कभी कभी ही होती है और मैं उन पार्टियों में बहुत कम ही जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर आना मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मुझे लगा तो नहीं था कि हम ये गेम जीत पाएंगे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, निशा मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहती है। चलो अब मिलिट्री स्कूल वापस चलते हैं, रात काफी हो गई है और कल पता नहीं वहां पर क्या होगा मेरे साथ, ध्रुव कहता है और निशा के साथ मिलिट्री स्कूल जाने लगता है। ध्रुव को अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी और साथ ही साथ उसे अपनी लेवल को भी ऊपर करना था जो इन सब चीजों की वजह से रुक गई थी। और ध्रुव प्रोफेसर को भी ढूंढना चाहता था। कल की क्लास पूरी होने के बाद मैं प्रोफेसर को ढूंढने के लिए जाऊंगा, ध्रुव सोचता है और निशा को बाय बोलकर अपने कमरे में आ जाता है। CH24 ट्रैवल पोर्टल। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। अगले दिन ध्रुव अपने दोस्तों के साथ क्लास पर जाने का फैसला करता है। इस बार वो तीनों एक साथ जा रहे थे क्योंकि एक क्लास ऐसी थी जो सभी को लगानी जरूरी थी, उसमें वहां के बारे में बताया जाता था। जब वो तीनों उसे क्लास में जाते हैं तो ध्रुव देखा है कि ये क्लास अभिषेक कुमार ले रहा है, जिसे वो यहाँ पर पहले दिन मिला था। अभिषेक कुमार ध्रुव को देखकर मुस्कुराता है और सभी बच्चों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो बच्चों, आज आपकी ये पहली क्लास होगी जिसमें आपको बहुत कुछ बताया जाएगा और जो आगे चलकर आपके काफी काम आएगा अगर आप ध्यान देते हो तो, अभिषेक कुमार कहता है। ध्रुव ध्यान से उनकी बात सुन रहा था और सचिन और विशाल भी उसी के पास में खड़े हुए थे। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हम बीस्ट का शिकार करते हैं और उनके अंदर से मिलने वाले क्रिस्टल से अपने हथियार बनाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। ये बीस्ट 4 भागों में बांटे गए हैं, लेकिन कौन सा भाग कहाँ पर ज्यादा मिल सकता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत सारी ग्रह है जिन पर अलग अलग बीस्ट मौजूद है। हालांकि जिस ग्रह पर अभी तुम हो वो करें काफी ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इस ग्रह के पहले ही बीस्ट को हटा दिया गया है ताकि यहाँ पर रहा जा सके, लेकिन दूसरे ग्रह के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, उन पर अभी भी काम चल रहा है और उन ग्रहों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, अभिषेक कुमार कहता है।
ध्रुव ये सब जानकर काफी ज्यादा हैरान था और वो ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। अभिषेक कुमार आगे कहते हैं, हमने इन ग्रह को 3 रंग में बांटा गया है, पहले लाल, दूसरा संतरी और तीसरा नीला। ये सब कहने के बाद अभिषेक कुमार एक पल के लिए रुक जाते हैं और सभी की तरफ देखने लगते हैं। अब तुम सब यही सोच रहे होंगे कि हमने उनको कैसे रंग दिए हैं और इन रंग का मतलब क्या है, अभिषेक कुमार कहता है और सभी को आगे बताने लगता है। हम किसी भी ग्रह पर पोर्टल के माध्यम से जा सकते हैं, पोर्टल की मदद से हम कहीं भी बहुत जल्दी जा सकते हैं, लेकिन हमने इन्हीं पोर्टल को रंग दिया है जो हमें अलग अलग जगह पर लेकर जाते हैं। अगर कोई नील रंग की पोर्टल में जाता है तो वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि नीले रंग के पोर्टल हमें उस जगह पर भेजेंगे जहां पर हमारे लोग पहले ही मौजूद होंगे और उन्होंने वहां पर हमारे लिए एक सुरक्षित शेल्टर भी बना रखा होगा। लेकिन संतरी और लाल में ऐसा नहीं है। संतरी रंग के पोर्टल हमें उस जगह पर भेजेंगे जहां पर आधा ग्रह हमारे पास है और आधा ग्रह बीस्ट के पास। इसमें खतरा ये है कि हम बीस्ट के इलाके में भी पहुंच सकते हैं और हमारे लोगों के पास भी। और लाल पोर्टल हमें उस जगह पर लिखा जाता है जहां पर हम अभी तक नहीं गए हैं और वहां पर हमारे लोग भी नहीं होंगे। तुम सबको खुद ही वहां पर रहना होगा, इसलिए कभी भी भूल कर भी लाल पोर्टल में मत जाना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अभिषेक कुमार सबसे कहता है और उनके सामने वो तीनों पोर्टल निकाल देता है। वो पोर्टल नीचे से चौड़े थे और ऊपर से गोल थे। उनके अंदर एक शीशा लगा हुआ था और तीनों पोर्टल का शीशे का रंग अलग अलग था। सभी बच्चे उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। सर, हम इन पोर्टल के अंदर कब जाएंगे? एक लड़का पूछता है। अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर है और ऐसे में तुम्हारा यहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब तक तुम अपने दूसरे साल में नहीं आ जाते हो तब तक तुम इनके अंदर नहीं जा सकते हो, खास करके संतरी और लाल में, अभिषेक कुमार कहता है और उन पोर्टल को वहां से हटवा देता है। फिर वो क्लास वैसे ही चलती रहती है और कुछ देर के बाद सचिन अपनी क्लास के लिए चला जाता है और ध्रुव और विशाल अपनी लड़ाई वाली क्लास में जाते हैं। आज उस क्लास में उनको ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो आराम ही करते और एक दूसरे के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। क्लास के खत्म होने के बाद ध्रुव और विशाल अपने कमरे में आ जाते हैं, लेकिन अभी तक सचिन वहां पर नहीं आया था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि आगे क्या करना है। जब काफी देर तक सचिन नहीं आता तब ध्रुव पूछ लेता है, क्या सचिन की कोई और क्लास भी है? जहां तक मुझे पता है उसकी ऐसी कोई क्लास नहीं है, उसे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अजीब बात है वो अभी तक नहीं आया। उसके तो कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ पर, विशाल कहता है। और फिर वो दोनों कुछ देर और इंतजार करते हैं और कुछ देर बाद सचिन कमरे में आ जाता है। लेकिन जब वो दोनों सचिन की हालत देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सचिन का चेहरा खून से भरा हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह से मारा है। विशाल और ध्रुव जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो दोनों उसे उसके बेड पर बिठाते हैं और उसे पूछते हैं कि उसके साथ ये क्या हुआ, किसने उसकी ये हालत की है, क्योंकि जहां तक उनको पता था सचिन किसी भी लड़ाई वाली क्लास में नहीं जाता था। ऐसे में उसे इतनी चोट लगा बहुत बड़ी बात थी। कुछ नहीं, ये ऐसे ही है, सचिन कहता है। हमें सच सच बता रहे हो या नहीं, या हम तुम्हारी क्लास में से पूछे किसी से? विशाल कहता है। सच में यार कुछ नहीं हुआ है, मैं आते समय गिर गया था और मुझे फिर चोट लग गई, बस इतनी सी बात थी। तुम बिना वजह चिंता कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप मुझे थोड़ी देर आराम करना है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, सचिन कहता है। तुमने अपनी हालत देखी है, तुम्हें क्या लगता है तुम आराम करने से ठीक हो सकते हो? हमारे साथ अभी चलो, हम तुम्हारा इलाज करवाते हैं, ध्रुव कहता है और वो विशाल के साथ सचिन को लेकर वहां से चला जाता है। जब सचिन का इलाज हो रहा था तब विशाल और ध्रुव बाहर से उसे देख रहे थे। ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है, हमें पता लगाना होगा कि ऐसा क्या हुआ जो ये हमें नहीं बता रहा है, ध्रुव कहता है। तुम सही कह रहे हो, हमें इसके क्लास में से किसी लड़के से बात करनी चाहिए, शायद वो हमें बता दे कि इसके साथ असल में क्या हुआ है और फिर ही हम कुछ कर पाएंगे, विशाल कहता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। CH25 रिवेंज अ फ्रेंड, कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव और विशाल उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर धरती की शक्ति की क्लास होती थी। सचिन उसी क्लास में जाता था और यही से कुछ पता चलने वाला था। हम यहाँ आ तो गए, लेकिन किस पूछे जो हमें इस बारे में बता दें, ध्रुव कहता है। किसी से भी पूछ लेते हैं, विशाल कहता है और एक लड़के को रोक लेता है। तुम सचिन नाम के लड़के को जानते हो जो यहाँ पर आता है? किसी ने उसे बहुत मारा है, क्या तुम बता सकते हो कि ये सब किसने किया है? विशाल उस लड़के से पूछता है।
मुझे नहीं पता, मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ, वो लड़का कहता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर ध्रुव और विशाल हर एक के पास जाकर उनसे यही सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनको सही सही जवाब नहीं दे रहा था। सबको देखकर यही लग रहा था कि वो किसी न किसी से डर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ऐसे तो ये हमें कुछ भी नहीं बताने वाली, हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, विशाल कहता है और ध्रुव को वहीं पर छोड़कर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद विशाल वापस भी आ जाता है। वापस आने के बाद विशाल एक लड़के को रोकता है और उसे अपनी घड़ी दिखता है जिसमें उसकी ताकत 40 आ रही थी। विशाल की घड़ी देखकर वो लड़का डर जाता है और घबराई हुई आंखों से विशाल को देखने लगता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मैं कुछ ना करूं तो जो मैं पूछ रहा हूं उसका सही सी जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, विशाल कहता है और उससे सचिन के बारे में पूछने लगता है। आज क्लास में सचिन की माइक नाम के लड़के के साथ लड़ाई हो गई। माइक बहुत ज्यादा ताकतवर था, हालांकि सचिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से उसे मारा जाए, लेकिन सचिन कमजोर था और माइक ताकतवर, इसीलिए उसने उसे बिना वजह मारा। वो लड़का कहता है, ये माइक में कहाँ पर मिलेगा, ध्रुव पूछता है। फिर वो लड़का एक तरफ उंगली कर देता है जहां पर लड़का लाल कपड़ों में बैठा हुआ था, उसकी आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ था। उसके बाद विशाल उस लड़के को छोड़ देता है और माइक की तरफ जाने लगता है। तुमने आज मेरे दोस्त पर हाथ रखने की कोशिश कैसी की, विशाल माइक की कॉलर पकड़ते हुए कहता है। लेकिन माइक बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, वो बस विशाल की तरफ देख रहा था और उसके बाद माइक विशाल के सीने पर एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से विशाल दूर जाकर गिरता है। माइक यहीं पर नहीं रुकता है, वो अपने हाथों में मिट्टी के 2 बड़े बड़े गोले बनता है और उनको विशाल की तरफ मारना शुरू कर देता है, लेकिन विशाल अपने सामने एक बर्फ की दीवार उठा देता है। माइक के हमले उस दीवार से टकराने के बाद रुक जाते हैं। ये देखकर माइक हैरानी से विशाल की तरफ देखने लगता है। तुम एक ताकतवर लड़के हो, ऐसे में तुम्हारा एक कमजोरी की मदद करना सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, माइक कहता है। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं ये मैं जानता हूं, सचिन मेरा दोस्त है और तुमने उसको मारा है तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी, विशाल कहता है। ऐसी बात है तो आओ देखते हैं कौन जीता है, माइक कहता है और अपनी घड़ी आगे कर देता है जिसके ऊपर 42 नंबर शो हो रहा था। लेकिन विशाल को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक बर्फ का भाला बनता है और माइक की तरफ फेंक देता है। माइक उस भाले को रोकने के लिए एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर देता है। ध्रुव भी इधर उधर देख रहा था कि उसे कोई ऐसी कोई चीज मिल जाए जो उसके काम की हो, लेकिन तभी ध्रुव को एक चुनौती मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि अपने सामने वाले लड़के को हरारे, चुनौती का इनाम चुनौती के पूरा होने पर दिया जाएगा। ये देखने के बाद ध्रुव और भी ज्यादा उस लड़के से लड़ना चाहता था और उसे हराना चाहता था। ध्रुव जब इधर उधर देखता है तब उसकी नज़र एक शील्ड पर पड़ती है जो एक दीवार पर टंगी हुई थी। उस शील्ड के आगे नुकीले स्पाइक्स निकले हुए थे जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। ध्रुव जल्दी से उसके पास जाता है और उसे उस दीवार से उठा लेता है, लेकिन वो शील्ड काफी ज्यादा भारी थी जिसकी वजह से ध्रुव को उसे उठाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। ध्रुव उस शील्ड को लेकर उस लड़ाई के अंदर जाने लगता है क्योंकि वो विशाल की मदद करना चाहता था और ध्रुव जैसे ही माइक के पास पहुंचता है वो शील्ड को जोर से माइक की तरफ मारने लगता है, लेकिन माइक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और एक मिट्टी का खंभा ध्रुव की तरफ मार देता है, लेकिन वो खंभा उस शील्ड के लगने के बाद टूट जाता है। ये देखकर ध्रुव काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो शील्ड काफी ज्यादा मजबूत थी और इसी वजह से ध्रुव अब और भी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। इसके बाद ध्रुव एक बार फिर माइक की तरफ जाता है और उसे पर एक बार और हमला कर देता है, लेकिन इस बार माइक अपने सामने एक दीवार खड़ी कर देता है जो ध्रुव तोड़ नहीं पाता। लेकिन तभी एक बर्फ का भाला आकर उस दीवार को तोड़ देता है। फिर विशाल ध्रुव के पास आकर खड़ा हो जाता है और माइक उनके सामने खड़ा हुआ था। जब माइक की नज़र ध्रुव के हाथ पर बंधी हुई घड़ी पर पड़ती है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि ध्रुव की घड़ी में नंबर 1 लिखा हुआ था। तुम इतने कमजोर होकर भी मुझसे दुश्मनी देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, माइक ध्रुव से कहता है। लड़ाई ताकत से नहीं जिगर से होती है, ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। ध्रुव जानता था कि वो और विशाल मिलकर माइक को हरा सकते हैं, इसीलिए ध्रुव उसे ऐसा कहता है। ऐसी बात है तो देखते हैं तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें मुझसे कैसे बचाता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, माइक कहता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी विशाल एक बर्फ का भाला माइक के सामने मार देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है।
हमने तुमको जाने के लिए नहीं कहा है, तुम यहीं पर रुको और जब तक हम नहीं बोलते हैं तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुमको तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, विशाल कहता है और माइक के पास जाकर उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से माइक दीवार से टकरा जाता है और माइक के चेहरे से खून आना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से माइक मुस्कराने लगता है, क्योंकि उस कमरे में कुछ और लोग आ गए थे जो माइक के दोस्त थे और सभी की घड़ी पर नंबर 20 से ज्यादा ही थे। ये देखने के बाद ध्रुव विशाल को वहां से लेकर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता था कि विशाल कितना भी ज्यादा मजबूत क्यों ना हो लेकिन वो इतने लड़कों से नहीं लड़ सकता है। लेकिन जैसे ही ध्रुव विशाल को लेकर जाने वाला होता है, वो सारे लड़के उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर माइक भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अभी तक जो किया तुमने किया, लेकिन अब मेरी बारी है, तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी, तुम्हारी हालत में तुम्हारे दोस्त से भी ज्यादा बुरी करूंगा, माइक उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है। CH26-4 वर्ल्ड लीडर्स कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। विशाल और ध्रुव उनको देखकर डरे नहीं थे, लेकिन एक साथ इतना से लड़ना उनके लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ध्रुव इतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ था और ना ही उसके पास कोई शक्ति मौजूद थी। ऐसे में विशाल उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। मारो इको, माइक कहता है और विशाल और ध्रुव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और उस कमरे में दो टीचर आ जाते हैं, जिनमें से एक अभिषेक कुमार था। जैसे ही माइक उन पर हमला करने वाला था, उनके बीच में अभिषेक कुमार आ जाता है और माइक को पीछे कर देता है। अभिषेक कुमार के सामने माइक कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो गुस्से में ध्रुव और विशाल को देखा है और वहां से चला जाता है। उसके साथ साथ उसके दोस्त भी चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा था? ध्रुव अभिषेक कुमार ध्रुव से पूछते हैं। इसने हमारे दोस्त को मारा है, हम तो बस इस बारे में से बात करने आए थे और ये हमसे लड़ने लगा, विशाल कहता है। चलो मेरे साथ, अभिषेक कुमार कहते हैं और विशाल और ध्रुव को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाते हैं। अभिषेक कुमार के ऑफिस में जाने के बाद अभिषेक कुमार उनको बैठने के लिए कहते हैं और फिर उनसे बात करने लगते हैं। देखो, ये एक मिलिट्री स्कूल है और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे आपस में लड़ते हैं और हम उनको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो बड़े लोग हैं उनका सबसे मजबूत बच्चे ही चाहिए जो आगे चलकर मिलिट्री स्कूल के काम आए। ऐसे में जब तक वो किसी से लड़ेंगे नहीं तब तक उन्हें उनकी ताकत का पता नहीं चलेगा और स्कूल में ये सब तो आम बात है, अभिषेक कुमार कहते हैं। लेकिन सर, ये तो गलत है, अपने से कमजोर को मारना कौन सी बड़ी बात है, अगर उनमें हिम्मत है तो किसी बड़े से लड़े, ध्रुव कहता है। देखो ध्रुव, अभी तुम इतनी मजबूत नहीं हुए हो, एक बार तुम भी उनके जैसे ताकतवर बन जाओगे तब तुम भी यही करोगे। शायद तुम्हारा तरीका अलग होगा लेकिन तुम काम यही करोगे, अभिषेक कुमार कहते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन मैं इस माइक जैसे लड़कों को सबक जरूर सिखाऊंगा, ध्रुव कहता है। इसके लिए तुम्हें से ज्यादा ताकतवर होना होगा और जहां तक मुझे पता है अभी तक तुमने कोई शक्ति नहीं ली है। ऐसे में जब तक तुम कोई शक्ति अपने लिए पसंद नहीं करते हो तब तक तुम माइक जैसे लड़कों को नहीं हरा पाओगे। तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत होने के लिए कोई शक्ति पसंद करनी होगी। अगर तुम चाहते हो तो मैं मिलिट्री स्कूल से बात करके तुम्हारे लिए धरती की शक्ति की किताब ला सकता हूं, जिसे तुम एक शक्ति तो सीख पाओगी, अभिषेक कुमार कहते हैं। वैसे सर, आपके पास कौन सी शक्ति है? ध्रुव पूछता है। मेरे पास बिजली की शक्ति है, मेरी फैमिली में सभी के पास यही शक्ति मौजूद है और अभी तक तुम्हें इतना कुछ नहीं पता है, अभिषेक कुमार कहते हैं। सबसे अच्छी शक्ति कौन सी है? ध्रुव पूछता है। ध्रुव इस समय ये जानना चाहता था ताकि वो सबसे अच्छी शक्ति को अपने लिए हासिल कर सके। देखो, यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं उन सबको 4 लोग कंट्रोल करते हैं और उन चारों के पास अलग अलग शक्तियां हैं। पहले धरती की शक्ति जो लगभग मिलिट्री स्कूल में सभी के पास मिल जाएगी, दूसरी बिजली की शक्ति, तीसरी बीस्ट को कंट्रोल करने की शक्ति, चौथी एक रहस्य है जो भी तक ज्यादा लोगों को नहीं पता है, एक और परिवार है लेकिन वो भी किसी के सामने नहीं आया है और इस परिवार से तुम्हारा दोस्त विशाल भी आता है, अभिषेक कुमार कहते हैं। 4 शक्तियां और एक पांचवी, वैसे विशाल के परिवार के पास कौन सी शक्ति है? ध्रुव पूछता है। इस समय विशाल बाहर चला गया था क्योंकि उसे सचिन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए चला गया था और अभिषेक ने भी उसे जाने से नहीं रोका था। वो ध्रुव से अकेले में बात करना चाहता था ताकि उसे समझा सके कि अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से पंगा नहीं लेते। विशाल जी परिवार से आता है, उसका नाम खन्ना परिवार है और खन्ना परिवार के पास ऐसी शक्ति मौजूद है
जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार है, और इस परिवार का जो मैं लीडर है वो अकेला ही 4 बड़े परिवार को हराने की शक्ति रखता है, क्योंकि उसकी शक्ति ये है कि वो किसी की शक्ति अपने पास ले सकता है और उसका इस्तेमाल भी कर सकता है, अभिषेक कुमार कहता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर उनके पास ऐसी शक्ति है तो वो सबके सामने क्यों नहीं आ रहे? ध्रुव पूछता है। ये मुझे नहीं पता, मेरे पास बस इतनी ही जानकारी है, और किसी को भी खन्ना परिवार का नाम भी लेना मना है। अगर तुम किसी के सामने खन्ना परिवार का नाम लोगे तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि कोई भी खन्ना परिवार से दुश्मनी नहीं करना चाहता है, और तुम भी ये बातें बाहर किसी से मत करना, अभिषेक कुमार कहता है। अगर मैं बिजली की शक्ति सीखे तो? ध्रुव अभिषेक कुमार से पूछता है। अगर तुम बिजली की शक्ति सिखाते हो तो आगे चलकर तुम्हें मेरे परिवार का साथ देना होगा और उन्हीं के लिए काम करना होगा, यही नियम है। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम जो चाहे जो शक्ति सीख सकते हो, लेकिन तुम जितनी जल्दी को शक्ति हासिल करोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे एक अंदर की बात पता चली है कि इस बार कुछ ही महीना में पहले साल के लड़कों को बीस्ट के शिकार पर भेजा जाएगा। अगर तब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं हुई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, अभिषेक कुमार कहते हैं। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि अभिषेक कुमार उसे हर बात क्यों बता रहे हैं, लेकिन ध्रुव इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि यहाँ पर कोई तो है जो उसके लिए कुछ सोच रहा है। ठीक है सर, मैं कुछ समय में सोच कर बता दूंगा कि मुझे कौन सी शक्ति सीखनी है, ध्रुव कहता है और खड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी ध्रुव की मन में और कोई सवाल नहीं बचे थे। ठीक है ध्रुव, लेकिन अभी यहाँ पर जो भी बात हुई है वो तुम किसी को मत बताना, क्योंकि ऐसी बातें बताना टीचर को मना है, और तुम अभी पहले साल में हो और ऐसे में तुम्हें ये सब पता नहीं होना चाहिए, अभिषेक कुमार कहते हैं। ध्रुव हाँ में जवाब देता है और वहां से बाहर चला जाता है। ध्रुव सचिन से मिलने के लिए जा रहा था और कुछ ही देर में ध्रुव वहां पर पहुंच जाता है जहां पर सचिन मौजूद था। ध्रुव ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि सचिन अब तक पूरी तरह से ठीक हो गया है, क्योंकि वहां पर एक और लड़की थी जिसके पास किसी को भी ठीक करने की शक्ति थी, जिसने सचिन को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। दुनिया में कितनी शक्तियां मौजूद है, ध्रुव सोचता है। CH27 लेलाक कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव तुम वहां पर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, विशाल कहता है, और फिर ध्रुव अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ध्रुव सचिन के पास बैठ जाता है और उस लड़की को देखने लगता है। ध्रुव ये है डॉ नेहा गौतम, इनके पास लोगों को ठीक करने की शक्ति है, विशाल ध्रुव को बताता है। नेहा ध्रुव को देखती हैं और मुस्कुरा देती है, फिर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ध्रुव विशाल की तरफ देखता है और उससे कहता है, ये तो बहुत ही कमाल की शक्ति है। नहीं, ये शक्ति बस लोगों को ठीक करने की ही काम आती है, और इस शक्ति का कोई भी काम नहीं है, ये लड़ाई में कोई भी मदद नहीं करती है, लेकिन कोई भी इसको सीखता है तो आगे चलकर उसे किसी बड़े ग्रुप में आसानी से ले लिया जाता है, विशाल कहता है। विशाल की बात सुनकर ध्रुव कुछ देर सोचता है और फिर सचिन से बातें करने लगता है। वो दोनों सचिन को नहीं बताते हैं कि आज उन्होंने उसके लिए क्या किया। फिर वो दोनों सचिन को वहां से अपने कमरे में ले जाते हैं और उसे आराम करने देते हैं। अगले दिन सचिन अपनी क्लास के लिए चला जाता है और ध्रुव और विशाल अपनी क्लास के लिए। उन दोनों को सचिन की चिंता तो थी, लेकिन उन्हें अपनी क्लास लगानी भी जरूरी थी। लेकिन जब वो दोनों क्लास के बाद सचिन को देखते हैं तो काफी ज्यादा शांत महसूस करते हैं, क्योंकि समय सचिन बिल्कुल ठीक था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि आज उसके साथ किसी ने लड़ाई की होगी। फिर आगे की क्लास वो तीनों साथ ही लगते हैं और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। सचिन के साथ कोई भी लड़ाई नहीं करता है। ये देखकर ध्रुव विशाल हैरान थे, क्योंकि माइक चुप होकर बैठने वालों में से नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। ये बात उन दोनों को समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वही एक कमरे में माइक एक आदमी के सामने बैठा हुआ था जो देखने में काफी बड़ा नजर आ रहा था। सर, आपने जैसा बोला था मैं वैसा ही किया। मैं अभी तक ना तो सचिन से लड़ाई की है और ना ही उस खन्ना परिवार के लड़के के साथ, माइक कहता है। ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरी बात मान ली। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो आदमी अपनी भारी सी आवाज में कहता है। उस आदमी का नाम राघवेंद्र मेहरा था और ये माइक के हॉस्टल का टीचर था। मिलिट्री स्कूल में 4 हॉस्टल बने हुए थे और हर एक हॉस्टल में अलग अलग मास्टर होते थे। ध्रुव जिस हॉस्टल में था उसके मास्टर अभिषेक कुमार थे। मुझे अब आगे क्या करना है, माइक पूछता है। उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ और फिर क्या करना है वो मैं देख लूंगा, राघवेंद्र कहता है, और फिर माइक वहां से चला जाता है। अगले दिन माइक अपने कुछ दोस्तों के साथ सचिन के पास जाता है
और उससे कहता है, उस दिन जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। सचिन हैरानी से उन सबको देखता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच भी है। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को माफ कर दिया, सचिन कहता है और वहां से जाने लगता है। 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, तुमसे राघवेंद्र मेहरा सर मिलना चाहते हैं, माइक कहता है। राघवेंद्र मेहरा का नाम सुनकर सचिन हैरान हो जाता है और उन सब की तरफ देखने लगता है। कहाँ पर है वो, सचिन डरते हुए कहता है। आओ हमारे साथ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, माइक कहता है और सचिन को लेकर राघवेंद्र के ऑफिस में जाने लगता है। कुछ देर के बाद वो सब ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं और फिर माइक उन सबको बाहर ही छोड़कर अंदर जाता है और राघवेंद्र को बताता है कि सचिन आ गया है। उसको अंदर लेकर आओ, राघवेंद्र कहता है और फिर माइक सचिन को अंदर बुला लेता है। सचिन राघवेंद्र के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो तुम हो वो लड़के, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और अभी तक तुमने अपनी शक्ति को भी नहीं सीखा है, राघवेंद्र कहता है। मैं सीख रहा हूं, सचिन कहता है। तुम्हें सीखने में काफी ज्यादा समय लगेगा क्योंकि तुम्हारे पास लेवल 1 की ही किताब है, उसके साथ तुम अच्छे से धरती की शक्ति को नहीं सीख सकते हो। मेरे पास धरती की ही शक्ति है, ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हें अच्छी अच्छी ऊंची लेवल की किताब भी दे सकता हूं अगर तुम मेरा काम करते हो तो, राघवेंद्र कहता है। सचिन को जल्दी से जल्दी ताकतवर होना था, इसलिए वो राघवेंद्र की बात मानने को तैयार हो जाता है और राघवेंद्र से कहता है, बताइए क्या करना होगा मुझे। राघवेंद्र कुछ किताब निकलते हैं और सचिन को दे देते हैं। सचिन देखता है कि वो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 की धरती की शक्ति की किताब है। तुम इनको रख सकते हो और इनको सीख सकते हो, लेकिन उनके बदले तुम्हें मेरा केवल एक काम करना होगा और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें इनके आगे की भी किताब दे दूंगा, राघवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है। किसी भी शक्ति की किताब बहुत ज्यादा महंगी आती है और लेवल 5 से ऊपर की किताब बाजार में आसानी से नहीं मिल सकती है क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको बाजार में नहीं रखा जाता है। जितनी ऊंची लेवल की किताब होगी उतनी ही आसानी से शक्ति को सीख जा सकता है, लेकिन अगर एक एक लेवल करके किताब को सीख जाए तो वो शक्ति सीखने में और भी ज्यादा आसान हो जाती है। ये बात हर किसी को पता होती है और किसी की वजह से हर कोई सभी किताबों को अपने पास लेना चाहता है। कहीं ना कहीं सचिन भी उन किताबों को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसका परिवार इतना ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए उसे मिलिट्री के द्वारा दी गई शक्ति ही सीखनी पड़ रही थी। अब ऐसे में उसे एक साथ इतनी सारी किताबें एक काम किया बदले मिल रही है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्या करना होगा मुझे, मैं इन किताबों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, सचिन कहता है। राघवेंद्र मुस्कुराता है और सचिन की तरफ देखने लगता है। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। इस समय राघवेंद्र के मन में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज चल रही थी जिसके बारे में सचिन को कुछ भी नहीं पता था और वो सचिन से क्या करवाने वाला है ये बात केवल वही जानता था, इसीलिए वो सचिन को किताबों का लालच देकर अपना काम करवाना चाहता था। CH28 PowerPoint कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। फिर राघवेंद्र सचिन को वो बताते हैं जो उसे करना है। राघवेंद्र की बात सुनने के बाद सचिन बहुत ही ज्यादा हैरान नजर आ रहा था, उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। आप जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं, वो मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, सचिन कहता है। मैं मानता हूं कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम उसे कितने दिनों से जानते हो? यही 5 से 6 दिन, बस उसके लिए तुम अपना फ्यूचर बर्बाद करने को तैयार हो, राघवेंद्र कहता है। लेकिन ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, सचिन कहता है। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैं कौन सा उसे मारने के लिए बोल रहा हूं, वो तुम पर विश्वास करता है तो तुम उसके साथ ऐसा बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, राघवेंद्र कहता है और मुस्कराने लगता है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूं, सचिन कहता है और उनकी किताब को वहीं पर रखकर बाहर चला जाता है। सचिन को बाहर जाता हुआ देख माइक गुस्से में कहता है, आप चिंता मत करिए, इससे ये काम कैसे करवाना है वो मैं जानता हूं, इसका ऐसा हाल करूंगा कि ये वो काम करेगा जो आप बोल रहे हो। ठीक है, उसे इस काम के लिए तैयार करो और जब वो मान जाए तब उसे ये किताबें दे देना, मुझे इसकी जरूरत है बहुत। तुम ध्यान रखना कि ये जल्दी से जल्दी इन शक्तियों को सीख ले क्योंकि वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब मुझे इसकी जरूरत होगी, राघवेंद्र कहता है और फिर माइक वहां से चला जाता है। CH27 लेलैक कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव, तुम वहां पर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, विशाल कहता है
और फिर ध्रुव अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ध्रुव सचिन के पास बैठ जाता है और उस लड़की को देखने लगता है। ध्रुव ये है नेहा गौतम, इनके पास लोगों को ठीक करने की शक्ति है, विशाल ध्रुव को बताता है। नेहा ध्रुव को देखती हैं और मुस्कुरा देती है, फिर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ध्रुव विशाल की तरफ देखता है और उससे कहता है, ये तो बहुत ही कमाल की शक्ति है। नहीं, ये शक्ति बस लोगों को ठीक करने की ही काम आती है और इस शक्ति का कोई भी काम नहीं है, ये लड़ाई में कोई भी मदद नहीं करती है, लेकिन कोई भी इसको सीखता है तो आगे चलकर उसे किसी बड़े ग्रुप में आसानी से ले लिया जाता है, विशाल कहता है। विशाल की बात सुनकर ध्रुव कुछ देर सोचता है और फिर सचिन से बातें करने लगता है। वो दोनों सचिन को नहीं बताते हैं कि आज उन्होंने उसके लिए क्या किया। फिर वो दोनों सचिन को वहां से अपने कमरे में ले जाते हैं और उसे आराम करने देते हैं। अगले दिन सचिन अपनी क्लास के लिए चला जाता है और ध्रुव और विशाल अपनी क्लास के लिए। उन दोनों को सचिन की चिंता तो थी, लेकिन उन्हें अपनी क्लास लगानी भी जरूरी थी। लेकिन जब वो दोनों क्लास के बाद सचिन को देखते हैं तो काफी ज्यादा शांत महसूस करते हैं, क्योंकि समय सचिन बिल्कुल ठीक था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि आज उसके साथ किसी ने लड़ाई की होगी। फिर आगे की क्लास वो तीनों साथ ही लगते हैं और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। सचिन के साथ कोई भी लड़ाई नहीं करता है। ये देखकर ध्रुव विशाल हैरान थे, क्योंकि माइक चुप होकर बैठने वालों में से नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। ये बात उन दोनों को समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वही एक कमरे में माइक एक आदमी के सामने बैठा हुआ था जो देखने में काफी बड़ा नजर आ रहा था। सर, आपने जैसा बोला था मैं वैसा ही किया। मैं अभी तक ना तो सचिन से लड़ाई की है और ना ही उस खन्ना परिवार के लड़के के साथ, माइक कहता है। ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरी बात मान ली। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो आदमी अपनी भारी सी आवाज में कहता है। उस आदमी का नाम राघवेंद्र मेहरा था और ये माइक के हॉस्टल का टीचर था। मिलिट्री स्कूल में 4 हॉस्टल बने हुए थे और हर एक हॉस्टल में अलग अलग मास्टर होते थे। ध्रुव जिस हॉस्टल में था उसके मास्टर अभिषेक कुमार थे। मुझे अब आगे क्या करना है, माइक पूछता है। उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ और फिर क्या करना है वो मैं देख लूंगा, राघवेंद्र कहता है और फिर माइक वहां से चला जाता है। अगले दिन माइक अपने कुछ दोस्तों के साथ सचिन के पास जाता है और उससे कहता है, उस दिन जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। सचिन हैरानी से उन सबको देखता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच भी है। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को माफ कर दिया, सचिन कहता है और वहां से जाने लगता है। 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तुमसे राघवेंद्र मेहरा सर मिलना चाहते हैं, माइक कहता है। राघवेंद्र मेहरा का नाम सुनकर सचिन हैरान हो जाता है और उन सब की तरफ देखने लगता है। कहाँ पर है वो, सचिन डरते हुए कहता है। आओ हमारे साथ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, माइक कहता है और सचिन को लेकर राघवेंद्र के ऑफिस में जाने लगता है। कुछ देर के बाद वो सब ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं और फिर माइक उन सबको बाहर ही छोड़कर अंदर जाता है और राघवेंद्र को बताता है कि सचिन आ गया है, उसको अंदर लेकर आओ, राघवेंद्र कहता है और फिर माइक सचिन को अंदर बुला लेता है। सचिन राघवेंद्र के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो तुम हो वो लड़के, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और अभी तक तुमने अपनी शक्ति को भी नहीं सीखा है, राघवेंद्र कहता है। मैं सीख रहा हूं, सचिन कहता है। तुम्हें सीखने में काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास लेवल 1 की ही किताब है, उसके साथ तुम अच्छे से धरती की शक्ति को नहीं सीख सकते हो। मेरे पास धरती की ही शक्ति है, ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हें अच्छी अच्छी ऊंची लेवल की किताब भी दे सकता हूं अगर तुम मेरा काम करते हो तो, राघवेंद्र कहता है। सचिन को जल्दी से जल्दी ताकतवर होना था, इसलिए वो राघवेंद्र की बात मानने को तैयार हो जाता है और राघवेंद्र से कहता है, बताइए क्या करना होगा मुझे। राघवेंद्र कुछ किताब निकलते हैं और सचिन को दे देते हैं। सचिन देखता है कि वो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 की धरती की शक्ति की किताब है। तुम इनको रख सकते हो और इनको सीख सकते हो, लेकिन उनके बदले तुम्हें मेरा केवल एक काम करना होगा और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें इनके आगे की भी किताब दे दूंगा, राघवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है। किसी भी शक्ति की किताब बहुत ज्यादा महंगी आती है और लेवल 5 से ऊपर की किताब बाजार में आसानी से नहीं मिल सकती है, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको बाजार में नहीं रखा जाता है। जितनी ऊंची लेवल की किताब होगी उतनी ही आसानी से शक्ति को सीख जा सकता है, लेकिन अगर एक एक लेवल करके किताब को सीख जाए तो वो शक्ति सीखने में और भी ज्यादा आसान हो जाती है। ये बात हर किसी को पता होती है
और किसी की वजह से हर कोई सभी किताबों को अपने पास लेना चाहता है। कहीं ना कहीं सचिन भी उन किताबों को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसका परिवार इतना ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए उसे मिलिट्री के द्वारा दी गई शक्ति ही सीखनी पड़ रही थी। अब ऐसे में उसे एक साथ इतनी सारी किताबें एक काम किया बदले मिल रही है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्या करना होगा मुझे? मैं इन किताबों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, सचिन कहता है। राघवेंद्र मुस्कुराता है और सचिन की तरफ देखने लगता है। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। इस समय राघवेंद्र के मन में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज चल रही थी, जिसके बारे में सचिन को कुछ भी नहीं पता था, और वो सचिन से क्या करवाने वाला है ये बात केवल वही जानता था। इसीलिए वो सचिन को किताबों का लालच देकर अपना काम करवाना चाहता था। CH28 PowerPoint कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। फिर राघवेंद्र सचिन को वो बताते हैं जो उसे करना है। राघवेंद्र की बात सुनने के बाद सचिन बहुत ही ज्यादा हैरान नजर आ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। आप जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं, वो मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, सचिन कहता है। मैं मानता हूं कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम उसे कितने दिनों से जानते हो? यही 5 से 6 दिन, बस उसके लिए तुम अपना फ्यूचर बर्बाद करने को तैयार हो, राघवेंद्र कहता है। लेकिन ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, सचिन कहता है। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैं कौन सा उसे मारने के लिए बोल रहा हूं, वो तुम पर विश्वास करता है तो तुम उसके साथ ऐसा बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, राघवेंद्र कहता है और मुस्कराने लगता है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूं, सचिन कहता है और उनकी किताब को वहीं पर रखकर बाहर चला जाता है। सचिन को बाहर जाता हुआ देख माइक गुस्से में कहता है, आप चिंता मत करिए, इससे ये काम कैसे करवाना है वो मैं जानता हूं। इसका ऐसा हाल करूंगा कि ये वो काम करेगा जो आप बोल रहे हो। ठीक है, उसे इस काम के लिए तैयार करो और जब वो मान जाए तब उसे ये किताबें दे देना, मुझे इसकी ज़रूरत है बहुत। तुम ध्यान रखना कि ये जल्दी से जल्दी इन शक्तियों को सीख ले, क्योंकि वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी, राघवेंद्र कहता है और फिर माइक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद माइक अपने कुछ दोस्तों के साथ एक तरफ जा रहा था और उसके दोस्तों ने सचिन को भी पकड़ रखा था। फिर वो उसे एक कमरे में लाते हैं और कमरे को बंद कर देते हैं। तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिला था लेकिन तुमने वो करने से मना कर दिया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम ये करोगे या नहीं, माइक कहता है। मैं ये नहीं कर सकता हूं, सचिन कहता है। सचिन के इतना बोलने के बाद माइक उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को तोड़ देता है, जिसके कारण सचिन दर्द से नीचे गिर जाता है और अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ लेता है। माइक ने सचिन के हाथ की हड्डी तोड़ दी थी। अभी तो शुरुआत है, माइक कहता है और एक लड़के को इशारा करता है। वो लड़का डरते डरते सचिन के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। उस लड़के के ऐसा करते ही सचिन का हाथ ठीक होने लगता है और उसकी टूटी हुई हड्डी फिर से जुड़ जाती है। बहुत अच्छे, आप पीछे हो जाओ, माइक उस लड़के से कहता है और एक बार फिर सचिन का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन इस बार माइक सचिन का हाथ नहीं तोड़ता, वो एक एक करके सचिन की उंगलियों को तोड़ता जा रहा था और सचिन दर्द से तड़प रहा था और सारी उंगलियां टूटने के बाद माइक उसका हाथ फिर से तोड़ देता है। ठीक करो इसे, माइक उस लड़के से कहता है और वो लड़का तुरंत ही सचिन को ठीक करने लगता है। उस लड़के के पास हीलिंग पावर थी, जिसके कारण वो सचिन को ठीक कर पा रहा था। माइक ऐसा आधे घंटे तक करता रहता है और उसके बाद सचिन की बहुत बुरी हालत हो गई थी। हालांकि उसके शरीर पर कोई भी घाव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने आज जितना दर्द सहा था उतना उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं उठाया होगा। हीलिंग पावर वाला लड़का माइक से कहता है, मैं और इसको ठीक नहीं कर सकता हूं, मेरे पावर पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। फिर माइक सचिन से कहता है, अब तू इंतजार कर, मैं तुझे हर रोज ऐसे ही दर्द दूंगा। तेरी जिंदगी मौत से भी बुरी होगी जब तक तुम मेरा काम करने को तैयार नहीं हो जाते हो। सचिन सब कुछ सुनता रहता है लेकिन कुछ करता नहीं। फिर माइक और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। माइक उस लड़के से कहता है, तू आराम कर, कल तुझे फिर से ये काम करना है। वो लड़का ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। उसे पता था कि अगर वो ये काम नहीं करता है तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। आज तो उसके पावर पॉइंट खत्म हो गए, जिसकी वजह से सचिन बच गया, लेकिन कल का कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पावर पॉइंट की मात्रा निश्चित होती है और जैसे जैसे कोई भी आगे की शक्ति सीखता जाता है उसके पावर पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। लेकिन एक समय पर उसके पावर पॉइंट रुक जाते हैं, जो उसको ये बताता है कि उसका शरीर और ज्यादा नहीं सीख सकता है।
पावर पॉइंट को कई नाम से जाना जाता है, जैसे मांसपेशी पॉइंट, एमसी पॉइंट। जिस इंसान के जितने ज्यादा पावर पॉइंट होंगे उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी, और हर इंसान को पता होता है कि उसके पास कितने पॉइंट है और वो कितनी देर तक लड़ सकता है। माइक और उसके दोस्तों के जाने के बाद सचिन खड़ा होता है। हालांकि अब उसे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसे वो समय याद आ रहा था जिस समय उसे दर्द दिया जा रहा था, और माइक ने कहा था कि वो उसे हर रोज दर्द देगा जब तक वो उसका काम नहीं कर देता। अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे मार देगा, और साथ में उसे भी, जो ये बात जानता है। इसलिए सचिन किसी को भी इस बारे में बताने का नहीं सोच रहा था, वो खुद ही उस दर्द को बर्दाश्त करता रहता है। जब सचिन विशाल और ध्रुव के सामने जाता है तब वो झूठी हंसी हंसने लगता है, क्योंकि वो उनको नहीं बता सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है, और ना ही उसे ये पता था कि जब उसका इलाज हो रहा था तब विशाल और ध्रुव ने उसके लिए क्या किया था। विशाल और ध्रुव सचिन के पास जाते हैं। क्या हुआ तेरे साथ, आज ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, तू ठीक तो है? ध्रुव कहता है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। सचिन मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तुमको तुम्हारी क्लास पसंद आ रही है, ऐसे में तुम अपनी शक्ति को और जल्दी सीख पाओगी। आओ कमरे में चलकर मैं तुम्हारी शक्ति की मदद करता हूँ ताकि तुम और जल्दी और शक्ति को सीख सको। ध्रुव को पता था कि विशाल के पास कौन सी शक्ति है और वो उसे शक्ति से क्या क्या कर सकता है, और वो ये भी जानता था कि ऐसे में वो चाहे तो कितना भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि जब भी विशाल किसी इंसान की शक्ति की नकल करता था तब वो उसके साथ साथ उसके पावर पॉइंट की भी निकाल कर लेता था, जिसके कारण उसकी ताकत और भी ज्यादा हो जाती थी। जितनी उसे इंसान की ताकत होगी उतनी ही विशाल की हो जाएगी। ऐसे में वो अगर किसी अध्यापक की शक्ति की नकल करता है तब उसकी ताकत अध्यापक के बराबर ही हो जाएगी। CH29 मार्केट ऑफ पावर्स। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। मैं ठीक हूँ, सचिन कहता है और विशाल के साथ अपनी शक्ति की ट्रेनिंग करने लगता है। विशाल बहुत ही अच्छे से धरती की शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहा था। ध्रुव अपने बेड पर बैठकर उनको ये सब करता हुआ देख रहा था। अभी तक ध्रुव ने फैसला नहीं किया था कि वो कौन सी शक्ति सीखेगा, क्योंकि अभी तक उसे ऐसी कोई भी शक्ति नजर नहीं आई थी जो उसके लिए अच्छी हो। लेकिन उसे ये जरूर पता चल गया था कि कुछ शक्तियां ऐसी है जिनको सीखना नहीं चाहिए। अगर कोई बिना पूछे वो शक्तियां सीख लेता है तब जिस परिवार की वो शक्ति है वो परिवार उसे मार भी सकता है। इसलिए ध्रुव बहुत ही ध्यान से अपने लिए शक्ति चुना चाहता था। सचिन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो तीनों आराम करते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद वो सो जाते हैं। और अगले दिन जब ध्रुव, विशाल, सचिन अपनी अपनी क्लासों के लिए जा रहे थे तब उनके रास्ते में निशा आ जाती है और वो ध्रुव को रोक लेती है। तुम दोनों बातें करो, हम चलते हैं, तुमसे बाद में मिलते हैं, ध्रुव विशाल कहता है और वहां से चला जाता है। सचिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। क्या हुआ, ध्रुव निशा से पूछता है। कुछ भी नहीं, उस दिन तुमने मेरी मदद की और मैं ठीक से तुम्हारा थैंक्स भी नहीं बोल पाई, लेकिन अब बोलता हूँ थैंक्स। तुमने मेरे लिए इतना सब किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, निशा कहती है। क्या करना चाहती हो, ध्रुव पूछता है। ध्रुव निशा की आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था कि वो समझ जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ शक्तियों की किताबें लाऊंगी ताकि तुम उनको सीख सको। इसलिए चलो मेरे साथ, निशा कहती है और ध्रुव को अपने साथ ले जाती है। वही विशाल और सचिन भी अलग अलग और चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की क्लासें अलग अलग थी। जब सचिन अपनी क्लास की ओर जा रहा था तब उसको रास्ते में माइक मिलता है और वो उसे अपने साथ इस कमरे में ले जाता है जहां पर वो कल गया था। उस कमरे के अंदर से कुछ देर के बाद ही चिल्लाने की और दर्द शेरोने की आवाज आने लगती है, लेकिन उस कमरे के आसपास कोई भी नहीं आता था, जिसकी वजह से उस आवाज को कोई भी नहीं सुन पा रहा था। वही दूसरी और निशा ध्रुव को अपने कमरे में ले आई थी जहां पर एक लैपटॉप रखा हुआ था जो एक बड़ी सी स्क्रीन से जुड़ा हुआ था। ध्रुव जब निशा का कमरा देखा है तब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि निशा का कैमरा बहुत ही ज्यादा सुंदर और बड़ा था। ये तुम्हारा कमरा है, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतनी सुंदर कमरे में रहती हो, ध्रुव कहता है। मेरा परिवार काफी ज्यादा अमीर है और उनकी वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा कमरा मिल पाया है, निशा कहती है और मुस्कुराने लगती है। फिर ध्रुव निशा के पास बैठ जाता है और उसके लैपटॉप में देखने लगता है। निशा तुम क्या कर रही हो, ध्रुव पूछता है।
मैं तुम्हें शक्तियां दिख रही हूं जो तुम्हें ऑनलाइन मिल सकती है, तुम अभी पैसों की चिंता मत करना, वो मैं दे दूंगी, निशा कहती है और अपना काम जारी रखती है। कुछ देर बाद ध्रुव स्क्रीन पर देखा है कि वहां पर कुछ किताबें नजर आने लगी है जिनके ऊपर लेवल 1 ही लिखा हुआ है, और जब ध्रुव उनके आगे की कीमत देखा है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि लेवल 1 की किताब भी 20,000 रुपए की थी। ध्रुव को हर रोज 100 रुपए ही मिलते थे और ऐसे में वो कितने रुपए कितने दिनों में इकट्ठा कर सकता है, उससे ये अंदाजा नहीं लग पा रहा था। देखो ध्रुव, अभी मैं लेवल 1 की ही किताब देखने के लिए निकली है, पहले तुम ये देख लो कि तुम्हें कौन सी शक्ति सीखनी है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम उसकी कितनी किताब ले सकते हैं, निशा कहती है और एक एक करके शक्तियों को ध्रुव के सामने दिखने लगती है। वहां पर बहुत सी तरह की शक्तियां थी जिसमें से अपने आप को बदलना, जहर की शक्ति, गायब होने की शक्ति, टेलीपैथी, उड़ने की शक्ति और भी काफी शक्तियां थी, लेकिन ध्रुव को में से कोई भी शक्ति अपने लिए सही नहीं लग रही थी। इन शक्तियों का तो मुझे कोई भी काम नहीं लग रहा है जो आगे जाकर मेरे कुछ काम आए। तुम कुछ ऐसी शक्तियां निकालो जो खास हो और बहुत ही ताकतवर भी हो, क्योंकि मुझे अपनी ताकत को ज्यादा करना है, ध्रुव कहता है और मुस्कराने लगता है। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं करने की कोशिश करती हूँ, निशा कहती है और कुछ और देखने लगती है। उसके बाद निशा कुछ और किताबें निकलती है जो कि उनसे भी ज्यादा महंगी थी, और उन किताबों पर नाम देखकर ध्रुव काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ये कौन सी शक्ति है? ध्रुव एक किताब की तरफ उंगली करते हुए कहता है। ये लेजर फेंकने की शक्ति है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम इसको सिखाते हो तब तुम अपनी आंखों से और अपने हाथों से लेजर छोड़ आओगे, लेकिन तुम जितनी लेजर का इस्तेमाल करोगे तुम्हारी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा खत्म होगी, इसलिए ये तुम्हारे काम नहीं आएगी, निशा कहती है। ठीक है, तो कुछ और देखते हैं, ध्रुव कहता है और अगली किताब देखने लगता है। फिर ध्रुव की नज़र एक और किताब पर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था बिजली की शक्ति। ये बिजली वाली मैं सीख सकता हूँ क्या? ध्रुव पूछता है। हाँ, तुम इसको सीख तो सकते हो, लेकिन ये शक्ति बहुत ही ज्यादा महंगी है। मैं तुम्हारे लिए बस लेवल 1 और लेवल 2 की किताब ही ले पाऊंगी, आगे की सारी किताब तुम्हें खुद लेनी होगी जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा महंगी हो सकती है। इसलिए तुम कोई ऐसी शक्ति चुनो जो तुम ले पाओ और उसे पूरी तरह से सीख पाओ, निशा कहती है। वो किताबों का बाजार बहुत ही बड़ा था। निशा ध्रुव को अलग अलग किताब दिखाई जा रही थी, लेकिन उनमें से ध्रुव को अपने लिए एक भी अच्छी नहीं लग रही थी, जिसके बाद निशा ध्रुव को आखिरी किताब दिखाकर लैपटॉप को बंद कर देती है और ध्रुव से कहती है, मैंने तुम्हें सारी शक्तियां दिखा दी है जो तुम ले सकते थे, लेकिन तुम्हें तो इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम खुद किसी ऐसे को ढूंढो जिसके पास ये शक्ति हो जो तुम्हें चाहिए, वही तुम्हें सीख सकता है। ध्रुव मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता है।